जो है वो कौन-कौन सी 2 अप्रोचेज़ को यूज़ करके प्राइसेज़ जो है वो अपनी सेट कर रही होती है। कौन-कौन सी 2 अप्रोचेज़ हमने कहा था, मार्केट बेस्ड अप्रोच और कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। कॉस्ट बेस्ड से क्या मुराद है कि कंपनी अपनी प्राइसेज़ जो है वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से सेट करती है कि इतनी हमें कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में आई है और इस प्राइस पर ये प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए ताकि हम जो है वो अपना एक प्रॉफिट रीज़नेबल प्रॉफिट उसमें से अर्न कर सकें। एक चीज़ और दूसरे मार्केट बेस्ड अप्रोच से क्या मुराद है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को या अपनी कॉस्ट को मद्देनज़र नहीं रखती बल्कि किस चीज़ को मद्देनज़र रखती है, मार्केट की सिचुएशन को कि मार्केट में क्या जो है वो परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन इसी तरह से अगर हम प्राइस यानी कि कॉस्ट बेस्ड की बात करें, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच की बात करें तो टारगेट प्राइस इज़ द एस्टिमेटेड प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पोटेंशियल कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे। टारगेट प्राइस से क्या मुराद है कि वो प्राइस जो कि कस्टमर्स पे करने के लिए विलिंग हो हमारी प्रोडक्ट को खरीदते हुए, तो वो हमारी टारगेट प्राइस कहलाती है, राइट। अगर हम अपनी प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट हो जानी चाहिए, सो इफ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर द अमाउंट या फॉर दैट प्राइस जो कि हम चार्ज कर रहे हैं, तो वो हमारी टारगेट प्राइस कहलाएगी। और अगर कस्टमर वो अमाउंट पे करने के लिए विलिंग नहीं, तो फिर वो हमारे टारगेट प्राइस नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को वो प्राइस ज़्यादा लग रही है। कस्टमर को अब आप देखें कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम जो है वो प्रोडक्ट जो भी कोई ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी को देखते हैं और उसके ऊपर जो प्राइस चार्ज की जा रही है उन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम वो प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से कंपनीज़ ने भी अपनी जो टारगेट प्राइस वो सेट करनी होती है। और टारगेट प्राइस जो है वो किस तरह से यानी कॉस्ट के लिहाज से ही हम प्राइस टारगेट कर रहे होते हैं ना, जितनी हमने कॉस्ट उस प्रोडक्ट पर लगाई है उसी के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो हमें मिल जाए। टारगेट प्राइस में से हम जैसे ही अपनी ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट माइनस करते हैं, यानी ऑपरेटिंग इनकम से क्या मुराद है, हम प्रॉफिट निकाल लें तो हमारे पास ऑब्वियसली कॉस्ट ही बच जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि टारगेट प्राइस और टारगेट कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और जब हम टारगेट प्राइस सेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, या अपनी जो टारगेट कॉस्ट है जब उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें करनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम प्रोडक्ट बनाएं, ठीक, वो प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि हमारे कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, हमारे कस्टमर्स की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। जब हम वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो डेवलप कर लेते हैं, तो हम अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके, फुलफिल कर चुके, तो दूसरे स्टेप की तरफ मूव करें। फिर दूसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं, चूज़ अ टारगेट प्राइस। फिर हम टारगेट प्राइस चूज़ करते हैं। जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, जब हमें पता चलता है कि इसकी ये कॉस्ट आई है, इस पर ये हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी थी, एक्चुअल कॉस्ट इतनी आई है, फिर उसकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्राइस सेट कर लेते हैं। और अपनी जो भी कोई एस्टिमेटेड सेल्स हैं उनको भी डिटरमिन कर लेते हैं, और उसी प्राइस पर रहते हुए हम अपने सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि होपफुली हमारी इतनी सेल्स हो जाएंगी। ड्राइव अ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम अ टारगेट रिटर्न रेट। ठीक है जी, टारगेट ड्राइव अ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। फिर जब हम अपनी टारगेट प्राइस सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी टारगेट पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है जी, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट का टारगेट कितना रखना चाहिए हमें, और हमारा जो रिटर्न रेट है वो कितना होगा, और उसके अगेंस्ट रिटर्न रेट के अगेंस्ट हमारी जो टारगेट कॉस्ट है वो किस रेट से हम जो है वो उसको टारगेट करने की कोशिश करें। और जब हम ये डिटरमिन कर लेते हैं दोनों चीज़ें, देन द हमारा अगला जो स्टेप है हमारा वो क्या है, परफॉर्म वैल्यू इंजीनियरिंग टू अचीव टारगेट कॉस्ट। फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर अपनी जो टारगेट कॉस्ट है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो जब हम वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस मैं डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट, कि वैल्यू इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जो है वो जितनी भी टारगेट कॉस्ट हैं उनको अचीव करने की कोशिश, या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने टारगेट कॉस्ट को अचीव करते हैं, वो प्रोसेस हमारा जो है वो वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस कहलाता है। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है, अगर हम टारगेट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली हम टारगेट रेट ऑफ रिटर्न भी एस्टिमेट करते हैं। हम अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होगा या कितना होना चाहिए। सो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, टारगेट कॉस्ट
टारगेट कॉस्ट पहले निकालते हैं और उसमें मार्कअप ऐड कर देते हैं, यानी कि टारगेट कॉस्ट रिटर्न ऑन सेल्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्कअप मल्टीप्लाइड बाय टारगेट प्राइस। और इसी तरह से हमने जब टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो कि ये हमने अपना जो यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिटरमिन किया और ये हमें एट एनी कॉस्ट अचीव करना है, सो फिर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, आर आई से। आई से मुराद क्या है, आर मीन रिटर्न्स और आई मीन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट डाटा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट कैपिटल मार्केट के डाटा से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही जो हमारा होता है मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, उसी को हम जो है वो टारगेट या रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, राइट। सो अगर हम सेल्स के ऊपर रिटर्न की बात करें कि सेल्स पर हमारा टारगेट रिटर्न क्या होगा, तो उससे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, आर आई। आर आई से क्या मुराद है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट के डाटा से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम जो है वो रिटर्न ऑन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ये मेथड है, इस मेथड से भी किया जा सकता है, और दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेट है। कि टर्नओवर रेट हमारा जो भी होगा, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को टर्नओवर रेट पे डिवाइड कर दें तो जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, मूव करें, तो हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम टारगेट प्राइसेस और टारगेट कॉस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और टारगेट कॉस्ट कैसे अचीव की जा सकती है। उसकी तरफ अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि वैल्यू इंजीनियरिंग की बात अभी हम करेंगे कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है और एक कैसा क्या प्रोसेस है इसका। वैल्यू इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन बिजनेस। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरे के पूरे बिजनेस का जो है वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, सारे के सारे बिजनेस को वैल्यू एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकें। सो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं वैल्यू चेन बिजनेस की टू अचीव आवर कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बात की थी कि वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसको यूज़ किया जाता है। सो वैल्यू एडिड एंड नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट की बात करें कि कॉस्ट जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस में को वैल्यू एडिशन करती हैं या नहीं करती हैं। तो यस, जब हम जैसे ही हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी हमने कहा कि हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेप वैल्यू इंजीनियरिंग का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमने अपने टारगेट कॉस्ट को अचीव कर लिया या नहीं किया। और अगर हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं तो कॉस्ट के रिड्यूस होने से जो है वो क्या हो जाता है, कॉस्ट के रिड्यूस होने से कॉस्ट के रिड्यूस होने से जो है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। और उससे होता क्या है कि कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्राइस कम हो जाएगी तो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड हो जाएगी। उस प्रोडक्ट में कस्टमर को उसकी एक स्पेसिफिक यूटिलिटी जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, एडिशनल बेनिफिट कस्टमर को जो है वो उससे मिल जाएगा। सो अ वैल्यू एडेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। वैल्यू एडेड कॉस्ट जो है वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एक ऐसी कॉस्ट, वैल्यू एडेड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिससे कस्टमर को जो है वो कोई एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, कस्टमर को यूटिलिटी जो है वो मिल जाती है टू अ प्रोडक्ट और सर्विस, जब जो भी वो कोई प्रोडक्ट बाय करता है या सर्विस बाय या सेल आउट करता है। लेकिन अगर हम नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें या नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट की बात करें,
सो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट अगेन वही कॉस्ट या मतलब जिसमें हमारी कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती बल्कि कॉस्ट मैक्सिमम रहती है। कॉस्ट के मैक्सिमम रहने से जो मैनेजर्स हैं वो प्राइसिंग की डिसीजन मेकिंग करते हुए प्राइसेस को रिड्यूस नहीं करेंगे, प्राइसेस को लेस नहीं रखेंगे, और जब लेस देन प्राइसेस नहीं होंगी तो फिर ऑब्वियसली उसमें जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी और कस्टमर को उसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी यूटिलिटी जो है वो कस्टमर अचीव नहीं कर सकेगा। सो जैसे कि रिवर्क की बात करें या रिपेयर किसी भी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग की बात करें तो ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं या ये जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं ये नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में शुमार की जा सकती हैं। सो अगर हम बात करें कि कॉस्ट इन अकरेंस की और लॉक्ड इन कॉस्ट की कि कॉस्ट इन अकरेंस क्या है और लॉक्ड इन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इन अकरेंस क्या है और लॉक्ड इन कॉस्ट क्या है, तो बात कर लेते हैं। कॉस्ट इन अकरेंस वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो कि हम किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को यूज़ करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को यानी कि अचीव करने के लिए हम जब कोई भी कॉस्ट करते हैं, कोई भी रिसोर्स यूज़ करते हैं या कोई भी कॉस्ट अकर होती है जिसकी वजह से वो हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट इन अकरेंस कहलाती है, राइट। सो कौन कौन सी कॉस्ट इसमें आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट जो है वो इसमें हमारे पास आ जाती है। क्यों ये सारी की सारी कॉस्ट जो हैं वो इनको हम क्यों कहते हैं कि ये हमारी इन अकरेंस कॉस्ट कहलाती हैं, ये हमारी इन अकरेंस कॉस्ट इसलिए कहलाती हैं बिकॉज मार्केट एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो भी हम इसीलिए कर रहे होते हैं या वो कॉस्ट भी हम इसीलिए बेयर करते हैं क्योंकि हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल आउट करना है और उसको सेल आउट करने के लिए हम जो है वो मार्केट को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं मार्केट की सिचुएशन को और फिर उसकी बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं कि वेदर वी हैव टू यूज़ दिस रिसोर्स और नॉट। ठीक इसी तरह से ये भी हमारा एक रिसोर्स ही है ना। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो भी हम अपने इसी ऑब्जेक्टिव को यूज़ करने के लिए इस रिसोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यही करते हैं कि हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया गया एक स्टेप लिया गया एक स्टेप होता है। इसी तरह से डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट हर चीज़ जो है वो हम किस चीज़ के लिए करते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो हम हर रिसोर्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉन एज कॉस्ट इंक्रेंस। और इसी तरह से अगर हम लॉग्ड इन कॉस्ट की बात करें तो लॉग्ड इन कॉस्ट हमारी वो सारी की सारी कॉस्ट्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किस लिए, जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जब हम एडवांस में एस्टिमेटेड कॉस्ट को एस्टिमेट करके जो डिसीजन लेते हैं कि हमारी फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के लिए ये कॉस्ट आ जाएगी, इस प्रोडक्ट के लिए हमारी इन फ्यूचर कॉस्ट जो है वो ये होगी, तो वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, लॉक्ड इन कॉस्ट्स कहलाती हैं। ठीक, दीज आर दोज कॉस्ट दैट हैव नॉट येट बीन इनकर्ड, जो कि अभी तक इनकर नहीं हुई होती बल्कि एडवांस में ही जिनको कलेक्ट किया जाता है, जिनको एडवांस में ही जो है वो एस्टिमेट कर लिया जाता है, बट विच बेस्ड ऑन डिसीजंस दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड, जिनकी ऑलरेडी डिसीजन ले लिए गए, इनको एस्टिमेट करके इन पर डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो ऐसी तमाम कॉस्ट जो है वो डिजाइंड इन कॉस्ट कहलाती हैं। और जब हमारी जो लॉक्ड इन कॉस्ट होती हैं इनको अल्टर करना या इनको रिड्यूस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से मुश्किल होता है, क्योंकि हम इनको ऑलरेडी एस्टिमेट कर चुके होते हैं और इसकी बेसिस पर हम अपनी जो अगली प्राइसेस हैं या जो अपने अगले तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सेटल कर चुके होते हैं। सो कॉस्ट इंक्रेंस एंड लॉक्ड इन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो डिज़ाइनिंग स्टेज पर एट द एंड ऑफ द डिज़ाइन स्टेज, जब हम डिज़ाइन स्टेज यानी एंड हो रहा होता है, सो डायरेक्ट मटेरियल
labor and many manufacturing, marketing, distribution and customer service cost are locked in. क्यों? जब हम अपनी cost को हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल की ये कॉस्ट आएगी, लेबर की ये कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की, मार्केटिंग करने की, इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की और कस्टमर सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट पहले से एस्टिमेट की जाती है। एस्टिमेशन के बाद इन्वेस्टमेंट की जाती है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली दिस इज नॉन एज लॉक्ड इन कॉस्ट, कि हम फ्यूचर में होने वाली जो अकर होने वाली कॉस्ट हैं उनको प्रेजेंट टाइम पर उनको एस्टिमेट कर लेते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऑब्वियसली जब हम प्रेजेंट टाइम पर उनको कैलकुलेट करके काउंट कर लेते हैं तो फिर उसको अल्टर करना हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता स्पेसिफिकली कि ये प्रोडक्ट हमारी जो है वो मतलब चलेगी या ऐसा ही जैसा हमने एस्टिमेट किया है या जैसा हमने सोचा है ऐसा ही होगा या नहीं होगा। When a sizable fraction of the costs are locked in at the design stage, जब भी यानी डिज़ाइनिंग स्टेज की बात अगर हम करें कि जब डिज़ाइनिंग स्टेज में होते हैं, जैसे हमने एट द एंड की बात की कि एट द एंड में जो है वो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो क्या कर लेते हैं, लॉक कर देते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। सो साइजेबल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें कि when a sizable fraction of the costs are locked in at the design stage, the engineering is on making innovations and modifying designs at the product design stage। यानी अगर हम डिज़ाइन स्टेज पर तमाम की तमाम कॉस्ट्स जो हैं उनको क्या करते हैं, उनको फिक्स कर लेते हैं, तो फिर वैल्यू इंजीनियरिंग का काम क्या रह जाता है? वैल्यू इंजीनियरिंग का काम ये हो जाता है कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करके एक ऐसा सिस्टमेटिक वे यूज करके क्या कर सकें, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकें, इनोवेशन कोई नई चीज ला सकें, अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन को मॉडिफाई कर सकें। ये तो जरूर हो सकता है लॉक्ड इन स्टेज पर, यानी लॉक्ड इन जो कॉस्ट होती हैं उनमें, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको जो है वो यानी अगर हमने प्रोडक्ट बना ली तो उसकी अब हम मार्केटिंग ना करें, अगर हमने प्रोडक्ट बना ली है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें या कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है वो हम सेल आउट ना करें। तो ये तमाम कॉस्ट जो हैं वो उनसे हम बच नहीं सकते, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिस तरह से हमने कॉस्ट बेस अप्रोच की बात की थी, कॉस्ट बेस अप्रोच से क्या मुराद है कि हम डिसाइड करते हैं कि वेदर हमने अपनी जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस क्या सेट करनी है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में अगर हम देखें तो द जनरल फार्मूला फॉर सेटिंग अ एड अ मार्कअप, हम क्या करते हैं कि अपनी जो कंपोनेंट बेस प्राइस है, बेस कॉस्ट है, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, मार्कअप का जो एक फैक्टर है वो ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाती है। यानी प्राइस जो एक्चुअल कॉस्ट आई और उसमें हमने मार्कअप ऐड किया तो हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की जो कैपेसिटी है या सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास आ जाती है। सो कॉस्ट प्राइस मतलब आपको एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट आई और आपने उसके ऊपर मार्कअप रखा कि ठीक है जी 10 रुपए तो हमारी कॉस्ट है और 5 रुपए जो है वो इसके ऊपर मार्कअप होना चाहिए, 10 और जमा 5, ठीक, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारी वो निकलेगी। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकलती है, 15 रुपए की प्राइस जो है वो हमारी सेटल होती है कि हम मार्केट में ये प्राइस जो है वो इस प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर देंगे। लेकिन ये जो कि मैंने इन जनरली एक आम सी आपकी कॉस्ट को बेस करते हुए, आपकी कॉस्ट को देखते हुए डिसाइड कर ली, बट कस्टमर को हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो उस प्रोडक्ट प्राइस मार्केट में दे रहे हैं या जो हमारी यानी ये तो मैंने कॉस्ट बेस कर ली ना, कस्टमर और जो कंपेटिटर्स हैं उनको मैंने इग्नोर कर दिया, बट उन दोनों को भी मद्देनजर को राइट डिसीजन लेना होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सा जो है स्टेज है जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर हमारे जो मैनेजर्स हैं वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसकी बेसिस पर जो है वो बहुत सारे प्रॉफिट्स अचीव किए जा सकते हैं, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स भी उससे लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसिंग डिसीजन सही ना लिया जाए, वो लेना कंपनी के लिए उनको कलेक्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ओके, सो इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस्ट की बात करें कि फुल कॉस्ट को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, ये क्या क्या उससे फायदे मिलते हैं, तो फुल रिकवरी ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम जो है वो
प्रोडक्ट की तमाम कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। यस, अगर हम कॉस्टिंग मेथड यूज़ करें तो हम फुली रिकवर कर सकते हैं तमाम की तमाम कॉस्ट, वो चाहे हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट हों या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हों, वो सारी की सारी जो है वो रिकवर हो सकती हैं। और फुल रिकवरी जो है वो प्रोडक्ट की अगर हो जाए तो इट मीन्स कि हमारी प्राइस स्टेबल है और हम जो है वो यानी कि सिंपली अपनी जितनी भी डिमांड स्पायरल के बेस पर हम जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। इसी तरह से अल्टरनेटिव कॉस्ट प्लस मेथड्स की अगर हम बात करें कि अल्टरनेटिव कॉस्ट मेथड्स जो है वो हमारे किस तरह से मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्लस मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं कि हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूज़ कर लें या फिर हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ही सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ले लें, या यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लें, या फिर हमारे पास जो है वो थर्ड ऑप्शन क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग फंक्शनल कॉस्ट जो है वो उसकी बेसिस पर जो है वो कॉस्ट प्लस का जो मेथड है वो यूज़ कर सकें। सो इट मैनेजर्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के मैनेजर्स जो है वो मार्केट में किस पोजीशन पर बैठे हैं या उनकी कंपनी किस पोजीशन पर वर्क कर रही है, या इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को बेस बनाते हुए कंपनी जो है वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है अबाउट द प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड कि प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग का जो मेथड है कॉस्ट की बेस पर वो किस तरह से हमने यूज़ करना है। इधर हमने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस यूज़ करना है, या फिर हमने जो है वो वेरिएबल टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट लेनी है, या फिर हमने जो है वो थर्ड वन जो मेथड हमने डिस्कस किया वो यूज़ करना है। इसी तरह अगर हम बात करें लाइफ साइकिल बजटिंग की, तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल सबसे पहले डिसाइड कर लेती है, सबसे पहले सेट करती है। लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल कंपनी की प्रोडक्ट का वो टाइम स्पैन है या वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में कंपनी जो है वो यानी अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च करती है, मार्केट को ढूंढती है, मार्केट में देखती है कि किस चीज़ का पोटेंशियल है, वहां से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यस ये प्रोडक्ट, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो इस प्रोडक्ट में हमें जो है वो ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या ये टारगेट्स जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। वहां से प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी जहां से प्रोडक्ट बनना शुरू होती है वहां से लेकर फिर प्रोडक्ट सेल आउट होने तक, प्रोडक्ट के कंज्यूम हो जाने तक, यूटिलाइज हो जाने तक का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्पैन है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट एस्टिमेट्स रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इट्स इंटायर। क्यों जरूरत पड़ती है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल बजट करें, उसका लाइफ साइकिल एस्टिमेट करें, हम देखें कि वो कितना टाइम, कितनी जो है वो ड्यूरेबिलिटी कितनी है हमारे प्रोडक्ट की, तो उसकी बेसिस पर हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है इस सारे प्रोसेस को कर देखने की, हमें प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के रेवेन्यूज़ को कि अगर ये लाइफ साइकिल होगा या ये टाइम स्पैन होगा इस प्रोडक्ट का, तो इससे हमें इतना रेवेन्यू जो है वो मिल सकता है, या इतनी जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमें इंटायर लाइफ में, इस पूरी की पूरी लाइफ के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी आएगी। इस कॉस्ट पर जो प्रॉफिट्स हैं, जो रेवेन्यूज हैं, वो हमें ये मिलेंगे। तो ये हम अपने रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स को जो है वो एस्टिमेट करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको, उसकी बजट एस्टिमेशंस कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट की कॉस्ट और रेवेन्यूज हैं वो कितने हो सकते हैं या कितने किस हद तक होंगे। इसी तरह से अगर हम फीचर्स की बात करें कि अगर हम लाइफ साइकिल का बजट तैयार कर लेते हैं, फर्म के रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स का बजट तैयार कर लेते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। उसका एक बेनिफिट तो ये होता है हमें जितने भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको शुरू करने से लेकर उसके एंड तक, उसके सेल हो जाने तक, और यहाँ तक कि कस्टमर भी उसको यूटिलाइज कर ले, तब तक जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उसके ऊपर आनी है वो सारी की सारी हमें पता चल जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है, डेवलपमेंट का पीरियड जो है और जो डिज़ाइनिंग का पीरियड है, वो भी सारे का सारा जो है वो हमारे सामने आ जाता है कि कितनी देर में ये प्रोडक्ट तैयार होगी, डिज़ाइन होगी, और फिर मार्केट में जाकर आगे आगे जो कस्टमर है वो उसको कितने टाइम पीरियड तक यूटिलाइज कर सकेगा, उससे बेनिफिट ले सकेगा। इसी तरह से अदर प्रिडिक्टेड जो कॉस्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो
अदर प्रेडिक्टेड कॉस्ट्स जो हैं वो क्या कर लेती हैं कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते, हमें आइडिया भी नहीं होता कि ये कॉस्ट होगी, ये एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो हो जाएगा, बट एक्चुअली वो अकर हो रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्यों मद्देनज़र रखती है, अपनी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को क्यों बजट करती है, क्यों देखती है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती हैं? दीज कॉस्ट आर लेस विजिबल, ये नज़र नहीं आ रही होती, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लिए जो है वो हिडन कॉस्ट होती हैं, जो कि हमें किस से पता चलती हैं? प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को बजट करने से हमें पता चलती हैं। When non-production costs are significant, identifying these costs by product is essential for target pricing. जब हम टारगेट प्राइस अपनी सेट कर रहे होते हैं, या हम अपने टारगेट कॉस्टिंग को चेक कर रहे होते हैं, या हम वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, या हम अपने कॉस्ट के मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इनमें से हम कोई भी काम कर रहे हों, तो हमारी जो नॉन प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो हमारे लिए जो है वो इन तमाम कॉस्ट में आइडेंटिफाई करना आसान हो जाती है, अगर हमने प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल सेट किया हुआ हो, अगर हमने देखा हुआ हो, अगर हमने बजट उसका तैयार किया हुआ हो, तो फिर हम जो है वो हर स्टेज पर, हर लेवल पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा ना करें तो फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। डेवलपमेंट पीरियड की अगर हम बात करें कि व्हेन अ हाई परसेंटेज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट आर इनकर्ड, जब हाई परसेंटेज यानी कि जब हम प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसकी लाइफ साइकिल की जो कॉस्ट है वो हाईली परसेंटेज जो रेशो है उसमें हम अकर करते हैं, उसमें हमें मिले, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि हमारे जितने भी रेवेन्यूज जो कि हमें रिसीव होने हैं, या जितने भी हमें जो है वो यानी हमें कॉस्ट उसके बेयर करनी पड़ेगी। इट इज क्रूशियल फॉर एनी कंपनी टू हैव एज एक्यूरेट सेट ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। तो ये कंपनी के लिए, कंपनी बिल्कुल कर सकती है, एस्टिमेट कर सकती है, परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकती है, बट कंपनी एक्यूरेट एस्टिमेशंस नहीं कर सकती, कंपनी अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं कर सकती कि यस, अगर हमने कहा कि हमारी जो प्रोडक्ट है उससे हमें ये इतना बेनिफिट मिलेगा तो एग्जैक्टली कंपनी को उतना ही उससे बेनिफिट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कभी कभार जो है वो कंपनी को प्रोडक्ट से उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से प्रॉपर बेनिफिट मिल जाता है जितना उसने एस्टिमेट किया हुआ होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एस्टिमेटेड बेनिफिट जो है वो नहीं मिल सकता, या तो कम मिल जाता है या फिर ज़्यादा मिल जाता है। सो कंपनी के लिए ये बहुत मुश्किल सा मतलब टाइम स्पैन होता है, बहुत मुश्किल सा पीरियड होता है जिसमें कंपनी ये सेट करती है कि यस, हमें इतना रेवेन्यू जो है वो इस प्रोडक्ट से को सेल आउट करने से, या इस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ से जो है वो हमें मिल जाएगा। ये डेवलपमेंट स्टेज पर जाके हमें रियलाइज। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेडिक्टेड कॉस्ट की, जिस तरह से हमने कहा कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कॉस्ट को किस तरह से, कि हमारी प्रोडक्शन की ये कॉस्ट आएगी, मार्केटिंग करेंगे तो आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और जितनी भी हमारी कस्टमर सर्विस की जो कॉस्ट हैं वो सारी की सारी, तो ये तमाम के तमाम कॉस्ट जो हैं वो क्या होती हैं? लॉक्ड इन कॉस्ट होती हैं। इन तमाम कॉस्ट को हम कब आइडेंटिफाई कर लेते हैं? जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब डिज़ाइन स्टेज पर होते हैं हम, ये चीज़ें तब ही हमारी प्रोडक्टेड कॉस्ट कहलाती हैं। Life cycle budgeting facilities value engineering at the design stage before costs are locked in. Life cycle जो budgeting का जो process है वो हमें कहाँ पर help out करता है? value engineering process में, जब हम डिजाइनिंग स्टेज पर होते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की कि हम डिजाइन स्टेज पर जब तमाम कॉस्ट को लॉक्ड इन करने लगते हैं, तो उसमें हमें जो वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसको हेल्प आउट किस तरीके से किया जा सकता है, ये उसको फैसिलिटेट किस तरह से, कौन सा प्रोसेस करता है? लाइफ साइकिल बजटिंग जो है वो उसको एस्टिमेट और उसको जो है वो चेकआउट करती है। इसी तरह से अगर हम कंसिडरेशन प्राइसिंग डिसीजंस में, जब मैनेजर्स प्राइसिंग डिसीजन करते हैं तो प्राइसिंग डिसीजन में दो चीज़ों को मद्देनज़र मजीद रखा जाता है। कौन कौन सी और दो चीज़ें जिनको मद्देनज़र रखा जा सकता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और पीक लोडिंग प्राइसेस, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी तो किस किस वजह से होगी, क्यों क्यों होगी। और जो दूसरा मेथड है पीक लोडिंग प्राइसेस, के पीक लोड प्राइसेस जो हैं, प्राइसिंग का जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो, अगर मैं क्रस्ट के अकॉर्डिंगली बात करूं, कि इसका क्रस्ट सिर्फ इतना ही होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते हैं, या एक जो मैनेजर है
सेल आउट करने वाला पर्सन है वो क्या करता है कि एक बंदे को और कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा होता है और किसी दूसरे को मुख्तलिफ अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहा होता है उस प्रोडक्ट की। एक सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, बट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती हैं, जिस तरह से हमने मोनोपोली में बात की थी कि मोनोपोली में क्या होता है, और ख़ास तौर पे जो परफेक्ट मोनोपोली होती है, परफेक्ट मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए फिर स्पेसिफिक लॉज बनाए गए जो कि कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं, टू कस्टमर्स में जो है वो, ताकि क्यों बनाए गए, ताकि ये जो हमारे जो कम वर्क कर रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उसमें कस्टमर्स के दरमियान आपस में वो इख्तलाफात ना हो और कस्टमर्स, दोनों कस्टमर्स को या जितने भी हमारी जो कंपनी के कस्टमर्स हैं उनको एग्जैक्टली एक जैसी ही प्राइस जो है वो चार्ज की जा सके, की जाए, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर जो, अच्छा, और ये जो प्रोसेस है, ये जो रूल्स एंड लॉज हैं, ये जो भी यानी एक्ट बनाए गए, वो तमाम के तमाम कहाँ, ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर इम्प्लीमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर इम्प्लीमेंट होते हैं, जबकि ये सर्विस इंडस्ट्री पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। सर्विस इंडस्ट्री के अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और उनके अपने ही एक्ट्स हैं जिसके थ्रू वो वर्क करते हैं, यानी सर्विस इंडस्ट्री पूरी चलती है। इसी तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज परमिसिबल इफ डिफरेंसेस इन प्राइसेस कैन बी जस्टिफाइड बाय डिफरेंसेस इन कॉस्ट। अब क्या है कि किस चीज़ की इजाज़त भी, इस चीज़ की इजाज़त भी दी जाती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा सके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो परमिसिबल हो। क्यों परमिसिबल हो? इफ डिफरेंसेस इन प्राइसेस कैन बी जस्टिफाइड बाय डिफरेंसेस इन कॉस्ट। अगर प्राइसेस के जो डिफरेंसेस हैं वो कॉस्ट के हिसाब से क्या हों, उनको जस्टिफाई किया जा सके। किस तरह से? अगर जिस तरह से हम बात करें कि लोएस्ट क्वालिटी है तो उसकी प्राइस कम है, हाईएस्ट यानी प्योर क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी है तो उसकी प्राइस और है। इसी तरह से क्वालिटी की बेसिस पर, अगर आप कॉस्ट की बेसिस पर प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर आपको परमिशन दी जाती है, एक्ट में ही अलाउ कर दिया जाता है कि जो बंदा कॉस्ट की बेस पर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करेगा, क्वालिटी की बेस पर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, सेम हर चीज होने पर एक कस्टमर को और प्राइस चार्ज की जाए, किसी दूसरे को और प्राइस चार्ज की जाए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह से कंपनीज ऐसा कर लेती हैं, रेडिटरी कंपनी चार्जेस अ प्राइस दैट इज मेजर ऑफ इट्स कॉस्ट, और फिर कुछ कंपनी अपनी कॉस्ट से हट के भी, कॉस्ट से बिलो प्राइसेस भी चार्ज करने शुरू कर देती हैं। तो व्हाट इज द रीजन? कंपनी ऐसा क्यों करती हैं? कंपनी इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि कंपनीज जो है वो बाज़ तो ये रीजन होती है कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर्ली मार्केट में सेल आउट कर देना चाहती हैं, सारी की सारी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कर देना चाहती हैं। और इस तरह से क्या होता है, कंपनी लोएस्ट प्राइस पर तो अपनी प्रोडक्ट सेल कर देती है, कॉस्ट से कम पर तो कर देती है, बट क्यों करती है? ताकि कंपनी ये सोचती है कि इन फ्यूचर टाइम पीरियड जो है, ये जितनी भी कॉस्ट अकर हुई है, कॉस्ट जितनी भी मैंने मतलब चार्ज की गई है, तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इन फ्यूचर में इसको रिकवर कर लूंगी, इन फ्यूचर में इसको जो है वो जितनी भी मेरी टारगेटेड कॉस्ट है उसके थ्रू, ये टारगेट रिटर्न के थ्रू, प्रॉफिट्स के थ्रू ये जो है वो रिकवर हो जाएगी। इसी तरह से फॉरेनर्स में अगर हम बात करें और विद इन पाकिस्तान भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाए गए हैं जिसमें लेबर को, एम्प्लॉयज़ को और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट किया गया है कि जनाब कंपनीज ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म ना कर सकें जिनमें कस्टमर्स के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोसेस है वो उसको जारी रखा जाए। और इसी तरह से अगर हम बात करें इंक्लूसिव प्राइसिंग की, इंक्लूसिव प्राइसिंग से क्या मुराद है कि इंक्लूसिव प्राइसिंग कब अकर होती है? इंक्लूसिव प्राइसिंग अकर्स व्हेन कंपनीज इन एन इंडस्ट्री कंस्पायर इन देयर प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजंस टू अचीव अ प्राइस अबव द कंपैरेटिव प्राइस। जब कंपनीज क्या करती हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो अपनी प्राइसिंग, अपनी जो प्राइसेस सेट कर रही होती हैं वो अपने किसकी बेस पर लेती हैं? आउटपुट डिसीजंस की बेसिस पर, या जो भी कंपेटिटिव प्राइस चल रही होती है उसकी बेसिस पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसकी बेसिस पर जो टारगेट प्राइस सेट की जाती है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्क्लूसिव प्राइसिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। और अब फर्दर जो डिस्कशंस हैं वो आप लोग कर लें अगर आप लोगों को कुछ पूछना है।